Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो competitive English की प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए है एंड इस एक्सरसाइज में हम या इस वीडियो में हम competitive English के लिए टॉपिक टेंसेस में स्पॉटिंग एरर की एक्सरसाइज नंबर 5 को आज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5 स्पॉटिंग एरर्स के टाइम एंड टेंसेस में स्पॉटिंग एरर के लिए एक्सरसाइज नंबर 5 आज हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए आज का पहला सेंटेंस है इसका, इफ यू डिसाइड टू स्ट्रेटन आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ ऑल एट वंस इट इज प्रोबेबल दैट यू विल अचीव नथिंग। तो इस सेंटेंस में अब ये एक्सरसाइज में स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको सुझाव दूंगा और सभी एक्सरसाइजेस के लिए भी मैं सुझाव दूंगा कि मेरी कोई भी एक्सरसाइज है जिसमें मैं बोलता हूं और आंसर्स देता हूं तो उनको सभी को पहले म्यूट करके, आवाज को म्यूट करके पहले खुद सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिए और उसके बाद फिर आप मेरे द्वारा सॉल्व की गई एक्सरसाइज से अपना मैच करिए एंड यह बार बार करिए जब तक कि आपको ये सही तरीके से सॉल्व करना ना आ जाए और इसके साथ साथ इसमें जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं वो रूल्स आपकी समझ में ना आ जाए तब तक इन एक्सरसाइजेस को इस तरह से पहले आप साउंड को म्यूट करिए, एक्सरसाइज प्ले करिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए और उसके आंसर्स आप अपने पास कहीं पर लिखिए, कॉपी वगैरह में लिखते रहिए। उसके बाद फिर इसको प्ले करिए और फिर इसके आंसर्स को सुनिए और फिर अपनी गलती को इम्प्रूव करिए और उसके बाद उसमें क्या रूल्स अप्लाई हो रहे हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और फिर उसके बाद उस एक्सरसाइज को करिए। तो बार बार रूल्स लर्न करने के बजाय बार बार अगर इस एक्सरसाइज को करेंगे तो काफी रूल्स आपको वैसे ही याद हो जाएंगे जैसे हमें याद हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आइए करिए म्यूट करने के बाद फिर आएंगे, म्यूट करके और एक बार प्ले करने के बाद पूरी एक्सरसाइज देखने के बाद फिर आप इसको सॉल्व करने की ओर आएंगे। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप म्यूट करके एक बार प्ले कर चुके हैं और अब हम आपसे बात करते हैं। तो इफ यू डिसाइड टू स्ट्रेटन आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ ऑल एट वंस इट इज प्रोबेबल दैट यू will achieve nothing। तो यहाँ पर it is probable आ रहा है, it is probable is in a simple sentence, simple present, simple sentence। तो यहाँ देखिए if से sentence start हो रहा है, if you decide to straighten out a lot of things in your life all at once। तो यहाँ ये क्या है, ये conditional sentence है। तो conditional sentence में it is probable, it is probable ये भी चूंकि if से start हुआ है, हालांकि ये sentence अलग है लेकिन ये भी किससे, इट इज प्रोबेबल, ये किससे, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि दैट के बाद यहाँ पर फ्यूचर टेंस यानी सिंपल फ्यूचर नहीं आ सकता बल्कि इसके साथ सिंपल प्रेजेंट ही आएगा। तो इसलिए इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो यहाँ से यू विल अचीव नथिंग ये खत्म हो जाएगा, यानी विल हटा देंगे तो फिर हो जाएगा इट इज प्रोबेबल दैट यू अचीव नथिंग। और मतलब फ्यूचर का डेफिनेट प्लान और प्रोग्राम के लिए और इवन गैस करने के लिए भी, डेफिनेट गैस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इट इज प्रोबेबल दैट यू अचीव नथिंग यानी कि डी पार्ट में विल नहीं आएगा और इट इज प्रोबेबल दैट यू अचीव नथिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस, रिजल्ट्स वुड हैव बीन मच डिफरेंट हैड ही प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ इनटू द माइंड्स ऑफ द masses of ordinary people and ask himself these questions। तो यहाँ पर देखिए इन सभी को एक बार पढ़ लेने के बाद फिर हम नजर जाती है हमारी, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टेड, हैड ही प्रोजेक्टेड का मतलब है कि इफ ही हैड प्रोजेक्टेड, हैड ही प्रोजेक्टेड का मतलब है इफ ही हैड प्रोजेक्टेड। तो इफ ही हैड प्रोजेक्टेड, फिर उसके बाद है इफ ही हैड प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ इनटू द माइंड्स ऑफ द मैसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल और उसके बाद है एंड और एंड के बाद फिर आई है वर्ब। तो इस वर्ब का मतलब है कि इस वर्ब का जो
जो मतलब ये वर्ब किससे जुड़ी हुई है, ये वर्ब इससे जुड़ी हुई है प्रोजेक्टेड से, और प्रोजेक्टेड की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट में है, तो इसलिए ये वर्ब भी किस में होगी, एंड से जुड़े होने के कारण पास्ट परफेक्ट में होगी। पास्ट परफेक्ट में यानी कि इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब तो इसकी हेड है, तो जब इसकी ऑक्सिलरी वर्ब हेड है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और इसलिए जब इसकी यहाँ प्रोजेक्टेड थर्ड फॉर्म में आया है तो ये आस्क भी किस में आएगा, ये आस्क भी थर्ड फॉर्म में आएगा, और इसलिए यह सेंटेंस हो जाएगा हैड ही प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ इनटू द माइंड्स ऑफ द मैसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस हो जाएगा, एंड आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस ये हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ ईडी लग जाएगा और आस्क की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर डी पार्ट में। Third question is, even though the exchange attract the attention of all those present at the police station, यानी ये जो एक्सचेंज है अट्रैक्ट है, यानी यहाँ तक ये बात सिद्ध होती है कि ये हैबिट तो होती नहीं है। हाँ, तो ये पास्ट की घटना है, आगे भी पास्ट की ही वर्ब होगी। देखिए द इंस्पेक्टर कंटिन्यूड, जब यहाँ पास्ट की घटना है हिज टायरेड अगेंस्ट द गर्ल, तो इंस्पेक्टर कंटिन्यूड जब यहाँ पास्ट की घटना है तो ये जो अट्रैक्ट वर्ब है ये भी किस में है, ये भी पास्ट में ही लिखी जाएगी, ये कही जाएगी। तो इवन दो द एक्सचेंज अट्रैक्टेड द अटेंशन, ये हो जाएगा अट्रैक्टेड द अटेंशन। तो इसलिए यहाँ पार्ट ए में चूंकि यहाँ कंटिन्यूड पास्ट सिंपल पास्ट में है, तो इस ए के साथ भी जो सेंटेंस बनेगा वो मतलब ये जो वर्ब आएगी ये भी पास्ट में आएगी, इसलिए एक्सचेंज अट्रैक्टेड हो जाएगा। यानी थर्ड क्वेश्चन के पार्ट ए में अट्रैक्ट को अट्रैक्टेड कर दिया जाएगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस इज द मार्केट कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव एंड इन द नेक्स्ट क्वार्टर वी एक्सपेक्टेड। तो यहाँ एक्सपेक्टेड यानी सिंपल पास्ट टेंस आ गया, इन द नेक्स्ट क्वार्टर वी एक्सपेक्टेड, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ कंटिन्यूज है, ये भी किस में हो जाएगा, चूंकि नेक्स्ट क्वार्टर में वी एक्सपेक्टेड, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी हमें क्या कहना है, यहाँ भी सिंपल पास्ट कहना है, द मार्केट कंटिन्यूड टू बी पॉजिटिव। तो इस तरह से कंटिन्यूड टू बी पॉजिटिव हो जाएगा, कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव नहीं हुआ क्योंकि आगे जाकर के बात किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5, अ टाइम शीट डायरी इज टू बी मेंटेन्ड बाय एवरी एक्टर। तो सिंस प्रोड्यूसर्स कॉन्स्टेंटली कंप्लेन, तो यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में हो रही है बात, सिंस प्रोड्यूसर्स कॉन्स्टेंटली कंप्लेन दैट दे आर फोर्स्ड शूटिंग फॉर लेट आवर्स बिकॉज एक्टर्स कम, तो इसलिए कम वेरी लेट, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये जो इज टू बी है ये प्रेजेंट को गैस करने के लिए होता है, और या फिर गैस करने के लिए और गैस नहीं करने के लिए, तो प्रेजेंट का प्लान बताने के लिए ये होता है। अ टाइम शीट डायरी इज टू बी मेंटेन्ड, यानी अभी हुई नहीं है, जबकि ये आगे सेंटेंस क्या कह रहा है, सिंस प्रोड्यूसर्स कॉन्स्टेंटली कंप्लेन दैट दे आर फोर्स्ड, यानी यहाँ ये किसकी बात है, प्रेजेंट की बात है, दे आर फोर्स्ड, इसलिए यहाँ भी प्रेजेंट की बात, जिस तरह से दे आर फोर्स्ड है पैसिव वॉइस में, उसी तरह से यहाँ भी पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट की बात होगी, और सिंपल प्रेजेंट की बात होने के लिए क्या हो जाएगा, ये डायरी इज मेंटेन्ड हो जाएगा यहाँ, यानी टू बी क्या हो जाएगा, ये टू बी खत्म हो जाएगा, टाइम शीट डायरी इज मेंटेन्ड बाय एवरी एक्टर, ये हो जाएगा। देन सिक्स्थ सेंटेंस इज ड्रेस इन ब्लैक सेवरल स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी टुक पार्ट। तो टुक पार्ट ये किस में है, पास्ट में है, यानी कि पास्ट में, तो ये ड्रेस इन ब्लैक नहीं कहेंगे, बल्कि जो थर्ड फॉर्म होती है वो एज एन एडजेक्टिव काम करती है पार्टिसिपल की तरह, तो यहां पर हो जाएगा ड्रेस्ड इन ब्लैक। ड्रेस्ड इन ब्लैक का मतलब हो जाएगा हैविंग वॉर्न ड्रेस, यानी कि ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर, इसका मतलब हो जाएगा ड्रेस्ड इन ब्लैक, यानी कि ड्रेस ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर, ये मतलब हो जाएगा, तभी हम कहेंगे ड्रेस्ड इन ब्लैक, यानी कि हैविंग वॉर्न द ड्रेस इन ब्लैक कलर। सेवरल स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी टुक पार्ट, यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया उसमें, इन प्रोटेस्ट मार्च इन द सिटी ऑन थर्सडे
एज पार्ट ऑफ अ कैंपेन अगेंस्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो यहाँ पर इसलिए ड्रेस्ड इन ब्लैक होगा, ड्रेस इन ब्लैक नहीं। ड्रेस इन ब्लैक का मतलब है कि हम इस तरह से एक आदेश हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस जैसा हो गया, ड्रेस इन ब्लैक, कम सून, कम टुडे, इस तरह से। ड्रेस टुडेज यूनिफॉर्म मतलब वेयर टुडेज यूनिफॉर्म, यू आर वेयरिंग द रॉन्ग यूनिफॉर्म इट मीन्स। तो इस तरह से एक तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इंपेरेटिव नहीं बनाना है हमको ये कहना है कि हैविंग वॉर्न सच टाइप ऑफ ड्रेस सेवरल स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी टुक पार्ट। तो ये कहने के लिए हमको यहाँ एडजेक्टिव की फॉर्म में इसको यूज करना पड़ेगा, और एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज करने के लिए इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो ड्रेस्ड इन ब्लैक हो जाएगा। सेवंथ सेंटेंस इज on the second day of the workshop participants does a situational analysis of the state and spoke about their plan of action for implementing the act। तो यहाँ पे देखिए ऑन द सेकंड डे अपने आप ही बात, यानी कि इससे पहले भी एक दिन बात हुई है यहाँ, है ना। ऑन द सेकंड डे का मतलब क्या है कि एक दिन पहले भी कोई काम हुआ है, और जब पहले भी कोई काम हुआ है तो इसका मतलब है कि ये इशारा पास्ट की ओर जा रहा है। तो इस तरह से, हालांकि सेंटेंस आगे पढ़ने के बाद ही क्लियर होता है, लेकिन इस तरह से जब आदत पड़ जाती है तो यहीं से समझ में आने लगता है। कहते ऑन द सेकंड डे इट मीन्स सिंपल पास्ट, ऐसे। तो ऑन द सेकंड डे ऑफ द वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स डज। अब यहां देखिए, जब पहले दिन की बात हो चुकी है और पहले दिन भी हो चुका है, तो पार्टिसिपेंट्स क्या हो जाएगा, डज की जगह, चूंकि इशारा पास्ट की ओर है तो यहां डिड हो जाएगा। डिड ए सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ द स्टेट एंड। और देखिए यहां स्पोक आ गया कि नहीं आ गया, यानी सी पार्ट में स्पोक आ गया। स्पोक मतलब सिंपल पास्ट टेंस। तो जब यहां पर सिंपल पास्ट टेंस है तो यहां पर पार्ट बी में जो डज लिखा है ये भी किस में होगा, ये डिड हो जाएगा, क्योंकि यहां पार्ट सी में स्पोक आया है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसलिए ये सिंपल पास्ट में होगा। तो बी पार्ट में भी जो डज है वो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। पार्टिसिपेंट्स डिड अ सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ द स्टेट। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। 8th सेंटेंस और 8th क्वेश्चन, investigating officers have found a lot of gaps between the information they gather on their own and the version of events narrated by the accused। तो यहां देखिए मतलब दो तरह से हैं, मतलब दो सेंटेंसेस हैं। एक में तो वर्जन ऑफ इवेंट्स नरेटेड बाय द अक्यूज्ड। तो नरेटेड बाय द अक्यूज्ड सिंपल पास्ट में है, तो ये भी किस में होगा, द इंफॉर्मेशन दे। तो ये भी है किस में है, यानी कि अब तो जो क्या है, अब तो इन्वेस्टिगेशन गेटिंग ऑफिसर्स हैव फाउंड, उन्होंने पाया है। तो इसका मतलब है ये काम इन्होंने इससे पहले किया है। तो इससे पहले करने पर क्या हो जाएगा, यहां नरेटेड आया है सिंपल पास्ट, तो यहां भी क्या आ जाएगा, यहां भी सिंपल पास्ट आएगा। और इंफॉर्मेशन दे गैदर्ड ऑन देयर ओन, ये हो जाएगा। यानी जो उन्होंने अपने आप जो इंफॉर्मेशन गैदर की या इकट्ठी की उसमें और जो घटनाक्रम उनको बताया गया उसमें क्या है, काफी गैप वो महसूस करते हैं। Now 9th sentence, only recently did the manager realized that the information provided to him by his employees was fabricated। Only recently, तो ये past tense होगा ही होगा, recently आ रहा है तो past tense की तरफ संकेत है। अच्छा, past tense did बता भी रहा है past tense। तो एक इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन में क्या होता है कि कभी कभी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, या उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। जब सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती है तो आगे जो वर्ब है वह उसी के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। तो यहां पर देखिए, वैसे तो द मैनेजर रियलाइज्ड सही है, लेकिन चूंकि उसकी ऑक्सिलरी वर्ब डिड पहले आ रही है तो पास्ट सिंपल पास्ट का यह रूल हो जाता है कि जब डिड आने लगता है किसी सेंटेंस में तो उसके बाद की जो आने वाली वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में आने लगती है। जैसे ही बॉट अ पेन, और जैसे ही डिड आ गया, डिड ही बाई अ पेन या ही डिड नॉट बाई अ पेन, इस तरह से हो जाएगा।
ही डिड बॉट अ पेन या डिड ही बॉट अ पेन या ही डिड नॉट बॉट अ पेन, ऐसे नहीं होगा। तो चूंकि इसमें यहाँ डिड आ गया है तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, डिड आने के बाद जो रियलाइज्ड वर्ब है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यह हो जाएगी। और इस तरह से ओनली रिसेंटली डिड द मैनेजर रियलाइज दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू हिम, इस तरह से ये सही हो जाएगा सेंटेंस। तो रियलाइज्ड यानी 9th क्वेश्चन का बी पार्ट रियलाइज्ड, रियलाइज्ड किस में चेंज कर दिया जाएगा, रियलाइज यानी कि फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा क्योंकि इससे पहले डिड इससे पहले आ रही है। 10th sentence is his comments came after the research group said that its consumer confidence index were slumped to its lowest level। तो his comments came यहां तक ठीक है, after the research group said, रिसर्च ग्रुप ने कहा, उसके बाद कमेंट्स आए, तो दिस इज ओके। said that its consumer confidence index, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वर स्लम्प्ड टू इट्स लोएस्ट लेवल, तो एक तो ये है कि इंडेक्स सिंगुलर होता है तो यह आना चाहिए था, तो वॉज आना चाहिए था। और अब इसके बाद देखिए कि अगर हम वर लगा देते हैं और स्लम्प्ड लगा देते हैं तो इसका मतलब ये पैसिव में हो गया। पैसिव में होने का मतलब है कि जो कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, वह स्लम्प हुआ नहीं, उसको स्लम्प किया गया। यानी पैसिव वॉइस का मतलब है कि वर्ब का रिजल्ट सब्जेक्ट पर आने लगता है, सब्जेक्ट की ओर आने लगता है। एक्टिव का मतलब होता है कि वर्ब का रिजल्ट ऑब्जेक्ट की ओर जाने लगता है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं मेरी इस बात पर ध्यान दें। तो पैसिव वॉइस में जब वर्ब का रिजल्ट सब्जेक्ट की ओर आने लगता है तो यानी ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स को गिराया गया, ढहाया गया, इसका मतलब ये सेंस हो जाएगा। जबकि ऐसा सेंस यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। सेंस ये, हिज कमेंट्स केम आफ्टर द रिसर्च ग्रुप सेड दैट इट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स हैड गॉन डाउन, मतलब नीचे चला गया था तब ये आया। तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा, वर स्लम्प्ड टू इट्स लोएस्ट लेवल की जगह हो जाएगा हैड स्लम्प्ड टू इट्स, हैड से यह एक्टिव वॉइस हो जाएगा और परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो हैड स्लम्प्ड टू इट्स लोएस्ट लेवल यानी उतना स्लम्प हो गया था सबसे निचले लेवल पर जितना पहले कभी नहीं हुआ। तो ये एक्टिव में यूज किया जाएगा ना कि पैसिव में यूज किया जाएगा। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो उस सेंटेंस में जो वर्ब होती है उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है, और जब किसी सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तब उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। तो हमेशा यदि किसी वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पर आपको दिखाना है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट पर दिखाना है, तब उसको आप पैसिव वॉइस में यूज करिए। और यदि किसी वर्ब का प्रभाव आपको उसके ऑब्जेक्ट पर पड़ता हुआ दिखाना है तब आप उसके लिए एक्टिव वॉइस यूज करिए। तो यहां पर एक्टिव वॉइस यूज होगा। डिटेल में मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। 11th सेंटेंस इज अग्रेशन इन सम टीन एज बॉयज, अग्रेशन इन सम टीन एज बॉयज, इसका कर्सर कहां ये है, अग्रेशन इन सम टीन एज बॉयज मे बी लिंकेज। अब यहां देखिए कि मे बी आ रहा है, उसके बाद यहां लिंकेज जो वर्ड आ रहा है ये एक नाउन है, जबकि मे बी के बाद सीधा सीधा थर्ड फॉर्म की हमको जरूरत पड़ती है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, वैसे यहीं पर मिस्टेक है मैं आपको बता दूं। अग्रेशन इन सम टीन एज बॉयज मे बी linkage to overly large glands in their brains, a new study has found। तो a new study has found ये तो सही सेंटेंस है, और may be के बाद may be के बाद यहाँ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो वो यहीं पर मिस्टेक, तो इसलिए may be linked to overly large glands in their brains। तो यही है अग्रेशन का मतलब, जो अग्रेशन है इन सम टीन एज बॉयज मे बी लिंक्ड हो जाएगा, या मतलब को जोड़ा जा सकता है। यहाँ मे बी लिंकेज से कोई मीनिंग नहीं बनता है, मे बी लिंक्ड टू ओवरली लार्ज ग्लैंड्स, इस तरह से ये सेंटेंस पूरा बन जाए तो मे बी लिंक्ड हो जाएगा या, तो इसलिए लिंकेज की जगह पर लिंक्ड हो जाएगा। 11th क्वेश्चन के पार्ट बी में लिंकेज को लिंक्ड कर दिया जाएगा बस। 12th सेंटेंस इज वी हैव रिसेंटली बिगेन। तो यहां पर ये देखिए कि हम इधर वी हैव भी आ रहा है इधर,
वी हैव आ रहा है और इधर इसमें बिगेन आ गया है, वी हैव बिगेन। तो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, चूंकि हैव आ गया है तो इसका मतलब है सीधा सा हमको वहां थर्ड फॉर्म चाहिए होती है बिगन, तो हमको बिगन चाहिए, बिगेन नहीं चाहिए। तो इसलिए हम कहीं और इस पर कुछ भी हम देखें उससे पहले ही ये बात क्लियर हो जाती है कि ये इसमें मिस्टेक है और इसको हमको सही करने की जरूरत है। वी हैव रिसेंटली बिगन होगा, ना कि बिगेन होगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म नहीं होती है, थर्ड फॉर्म होती है हैव के साथ। तो या तो वी रिसेंटली बिगन कहेंगे या फिर हम वी हैव रिसेंटली बिगन कहेंगे। तो यहाँ ये है, लेकिन आगे पढ़ करके देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग इंश्योरेंस एजेंट्स फॉर आवर नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांचेस। तो यहाँ आगे बिगेन अगर होता तो उससे संबंधित कुछ चीज़ आगे बताई गई होती, जैसे हमने कहा कि मैं पढ़ने लगा, हाल ही में क्यों पढ़ने लगा, इसका कोई जवाब आगे होता। तो ऐसा नहीं, तो इसलिए वी हैव, ये एक रिपोर्ट की तरह से यहाँ पर कहा या दिया जा रहा है, तो इसलिए वी हैव रिसेंटली बिगन हो जाएगा यहाँ पर। कीपिंग इन माइंड 13th सेंटेंस पर मैं पहुंच गया हूं। जो बिगन बिगन की बात थी वो पार्ट ए में 12th सेंटेंस में थी। 13 पर है कीपिंग इन माइंड दैट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज many international companies are invested in India। दोबारा से पढ़ते हैं, कीपिंग इन माइंड दैट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज many international companies are invested। फिर से याद देख लीजिए, आर इन्वेस्टेड का मतलब है ये पैसिव वॉइस हो गया, और पैसिव वॉइस का मतलब हो गया कि क्या 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 हो रहा है, मतलब वर्ब का रिजल्ट। पैसिव का मतलब है कि वर्ब का रिजल्ट कंपनीज, यानी कि उसके सब्जेक्ट पर आ रहा है। तो अगर सब्जेक्ट पर इसका रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कंपनीज को इन्वेस्ट किया जा रहा है। मैनी कंपनीज आर इन्वेस्टेड, यानी बहुत सारी कंपनियों को इन्वेस्ट किया जाता है। तो यह सेंटेंस कैसा हो जाएगा, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपनियों को इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं या कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। मैनी कंपनीज मतलब ग्रोइंग इकोनॉमीज को देख करके समझ करके यहाँ कंटिन्यू एक्टिविटी दिखाई जाने की आवश्यकता है कि बहुत सारी कंपनियां अब इन्वेस्ट भारत में आजकल कर रही हैं। तो इसको कंटिन्यू एक्टिविटी दिखाई जाने की आवश्यकता है, और कंटिन्यू एक्टिविटी दिखाने के लिए हो जाएगा कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, कीपिंग इन माइंड दैट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, मैनी इंटरनेशनल कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। यह इसका अर्थ हो जाएगा। 14th सेंटेंस, तो यहाँ डी पार्ट में 13th सेंटेंस में डी पार्ट में इन्वेस्टेड की जगह पर कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इज द राइट आंसर। 14th sentence, experts believe that a gradually decreasing infant mortality rate is, जब is है तो lead, तो lead क्या है, lead ये तो फर्स्ट फॉर्म में है, तो या तो is leading होना चाहिए या has led होना चाहिए। तो experts believe that, चूंकि प्रेजेंट में है, that gradually decreasing infant mortality rate is lead to a proportionate decrease in the size of our brains। यानी ये I believe that, सॉरी experts believe that ये प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ कंटिन्यूटी में हो रहा है, और कंटिन्यूटी दिखाने के लिए इज लीडिंग ही ठीक है। तो इसलिए 4th सेंटेंस के पार्ट सी में, 4th सेंटेंस के पार्ट सी में इज लीडिंग हो जाएगा, ना कि इज लीड रहेगा यहाँ पर। सॉरी, तो इज लीडिंग हो जाएगा। 5th सेंटेंस इज इन व्यू ऑफ द इंटेंस कोल्ड वेव कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द स्टेट द गवर्नमेंट इज डिक्लेयर्ड हॉलीडेज। तो गवर्नमेंट इज डिक्लेयर्ड, अगेन अगर देखिए इसको पैसिव वॉइस में कर दिया, अगर पैसिव वॉइस में हो गया, ये पैसिव वॉइस फॉर्म हो गया, इज ए बार प्लस थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस होता है। तो द गवर्नमेंट इज डिक्लेयर्ड का मतलब है कि गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया जाता है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। इन व्यू ऑफ द इंटेंस कोल्ड वेव कंडीशंस, बहुत खतरनाक मतलब सघन जो कोल्ड वेव्स की कंडीशंस है उनको देखते हुए, प्रिवेलिंग इन द स्टेट मतलब छाई हुई है ये स्टेट में, तो गवर्नमेंट इज डिक्लेयर्ड यानी गवर्नमेंट डिक्लेयर की जाती है, ऐसा तो सेंटेंस नहीं हो सकता।
तो हमें किसकी जरूरत है, एक्टिव वॉइस की जरूरत है। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, और डिक्लेयर का रिजल्ट किस तरफ आना चाहिए, ऑब्जेक्ट की तरफ आना चाहिए। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पार्ट सी में, हॉलीडेज। तो इसलिए अभी तो डिक्लेयर का रिजल्ट गवर्नमेंट की तरफ आ रहा है और हॉलीडे से कटा हुआ है, तो इसलिए इसको एक्टिव वॉइस में कहना चाहिए द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड। गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड यानी परफेक्ट एक्टिविटी या परफेक्ट टेंस में एक्टिविटी कही जाएगी। तो गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड हॉलीडेज इन ऑल द स्कूल्स, इस तरह से यह सेंटेंस बनेगा। तो 15th सेंटेंस में पार्ट बी में गवर्नमेंट इज डिक्लेयर्ड की बजाय गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड हो जाएगा। ए न्यू स्टडी फाउंड दैट, यहाँ न्यू स्टडी फाउंड यहाँ ही है, तो मतलब ये है कि हम न्यू स्टडी फाउंड हमेशा हम प्रेजेंट की विषय में इस तरह के सेंटेंसेस या बात को हम यूज करते हैं। तो आगे हम इसको देख लेते हैं कि क्या है। वैसे स्टडी मतलब प्रेजेंट के विषय में हम बात करते हैं, और प्रेजेंट में हमेशा यह बात परफेक्ट टेंस में कही जाती है। तो इसलिए अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो यहाँ द न्यू स्टडी फाउंड, ये तो पास्ट, सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में ना कह करके हम इसको सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में कहेंगे। तो अ न्यू स्टडी हैज फाउंड, अ न्यू स्टडी हैज फाउंड, ये मीनिंग हो जाएगा। तो इस तरह से पार्ट ए में 16 सेंटेंस के पार्ट ए में न्यू स्टडी फाउंड की जगह अ न्यू स्टडी हैज फाउंड यानी हैज इसमें और जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं आप। ए न्यू स्टडी हैज फाउंड, मैं इसको हैज फाउंड करके ही चलता हूँ। हैज फाउंड दैट वाइल वेट लॉस वाया सर्जरी में इम्प्रूव, नहीं, तो ये चूंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट की बात है, और प्रेजेंट की बात ही हम ये सिंपल प्रेजेंट में कह रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में कहने का मतलब है या तो ये साइंटिफिक फैक्ट हम कह रहे हैं, या प्रोवर्ब कह रहे हैं, या कोई रूल कह रहे हैं, या कोई हैबिट कह रहे हैं, शेड्यूल कह रहे हैं। तो इन सब को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज किया जाएगा। हम हिंदी में भी कहते हैं हमने देखा है कि सूर्य सुबह निकलता है, तो हमने देखा है क्या है, हमने नोटिस किया है कि तुम रोजाना यहीं मिलते हो। तो ये क्या है, ये परफेक्ट टेंस हो गया, हमने देखा है तुम रोजाना यहीं मिलते हो, यानी कि सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज करते हैं। तो इस तरह से नाउ 17th सेंटेंस, now 17th sentence is the government needs to provide specific regulations that create an environment where trained scientific personnel enjoyed space and freedom to design new products benefiting society। क्या बताइए, द गवर्नमेंट नीड्स, ये सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो हमको आगे भी अब जो भी टेंसेस चाहिए वो किस में चाहिए, वो भी हमको द गवर्नमेंट नीड्स यानी हमको किस में चाहिए, प्रेजेंट से ही रिलेटेड हमको चाहिए। तो प्रेजेंट से रिलेटेड चाहने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा द गवर्नमेंट provide specific regulations that create an to provide specific regulations that create an environment where trained scientific personnel, या enjoyed आया है सी सेक्शन में। यहां देखिए सी सेक्शन में enjoyed आया है, तो चूंकि यहां शुरू में क्या आया है, नीड्स आया है, तो यहां भी हमको क्या चाहिए, यहां भी हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए, और इसलिए पर्सनल एंजॉयड की जगह हो जाएगा एंजॉय स्पेस एंड फ्रीडम। पर्सनल एंजॉय स्पेस एंड फ्रीडम यहां पर हो जाएगा, तो इसलिए एडी हटा दिया जाएगा सेक्शन सी में से। 17th क्वेश्चन के पार्ट सी में से एंजॉयड वर्ब है, इसमें से एडी हटा दिया जाएगा और हो जाएगा एंजॉय स्पेस एंड फ्रीडम। 18th क्वेश्चन, इट हैज टेकिंग ऑलमोस्ट अ ईयर, तो यही देखिए जब इट हैज आ गया है तो उसके साथ टेकिंग नहीं आता है, मिस आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो यही मिस्टेक यहां पर है, इट हैज टेकिंग ऑलमोस्ट अ ईयर फॉर इंडिया की जगह इट हैज टेकन ऑलमोस्ट अ ईयर फॉर इंडिया आएगा। अब यहां पर ये देख लीजिए कि हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है वो आगे के लिए ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, हमको पूरा सेंटेंस पढ़ने की ही आदत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ इट हैज टेकिंग तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए हम यहाँ इट हैज टेकन मानकर चल रहे हैं अभी।
तो इट हैज टेकन ऑलमोस्ट अ ईयर फॉर इंडिया टू लेट इट्स पेसिमिज्म ट्रांसलेट इनटू फ्यूअर जॉब्स। तो यहाँ आगे मतलब अ ईयर फॉर इंडिया क्या करने में, तो ये टू लेट इट्स पेसिमिज्म ट्रांसलेट इनटू फ्यूअर जॉब्स, मतलब ये इसका प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को पाने में इतना टाइम लगाए, तो उस ये दिखाने के लिए मीन्स कंप्लीट एक्टिविटी दिखाने के लिए यहाँ पर इट हैज टेकन ऑलमोस्ट अ ईयर, ये सेंटेंस ठीक है। Now 19th sentence, it is all well known that women are generally in favor of light topics like jokes and expressions that causing laughter all around. That causing laughter all around की जगह it is well known that women are generally in favor of light topics। तो मतलब यहाँ ये stative verbs में बात चल रही है। विमेन आर जनरली इन फेवर, तो विमेन आर जनरली ये है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है एक, तो दूसरा स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब जहां दशा दिखाई जाती है या किसी की स्थिति बताई जाती है, रूप गुण आदि का वर्णन किया जाता है, उनको हम जो है स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। तो विमेन आर जनरली इन फेवर ऑफ लाइट टॉपिक्स, तो स्टेटिव वर्ब्स है लाइक जोक्स एंड एक्सप्रेशंस। तो यहां भी दैट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, दैट कॉजिंग का कोई मैटर नहीं होता, या तो फिर कॉजिंग के साथ इजएमआर आईएनजी और सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ कंजंक्शन दैट आ रहा है, तो दैट ही इसके सब्जेक्ट का काम कर रहा है सांकेतिक रूप से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दैट कॉज लाफ्टर हो जाएगा, यहाँ कॉजिंग लाफ्टर नहीं होगा, दैट कॉज लाफ्टर। कॉजिंग कहेंगे तो इसका रिलेशन दैट से खत्म हो जाएगा, तो इसलिए दैट कॉज लाफ्टर होगा, सिंपल प्रेजेंट में यह सेंटेंस बनेगा। तो 19th सेंटेंस का पार्ट डी में कॉजिंग को से आईएनजी हटा करके इसको कॉज कर दिया जाएगा, दैट कॉज लाफ्टर। इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 20th सेंटेंस इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दिस रिकरिंग प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 4 days। तो यहां देखिए वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट की जगह वी यहां पे देखिए लास्ट में क्या है, फॉर द लास्ट 4 days आया है। जब फॉर द लास्ट 4 days आया है तो इसका मतलब है कि हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहिए, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसलिए वी आर ट्राइंग की जगह हो जाएगा वी हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट की जगह हो जाएगा वी हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज, और फॉर रूट कॉज ऑफ दिस रिकरिंग प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 4 days, ये इस तरह से हो जाएगा। तो वी हैव बीन ट्राइंग हो जाएगा, यहाँ वी आर ट्राइंग नहीं होगा। 21st, यू मे नॉट नो इट, यू मे नॉट नो इट बट दिस इंजन इज क्लेम्ड टू हैव ट्वाइस। तो यहाँ टू हैव ट्वाइस एज पावरफुल, तो एज पावरफुल क्या है, एज पावरफुल एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज किया जा रहा है। टू हैव ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन, तो इसलिए यहां पर ट्वाइस का तो मतलब 2 times है, यानी डबल एज पावरफुल। तो यानी एडजेक्टिव पावरफुल क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को लिंक करने के लिए हमेशा बी वर्ब यूज की जाती है, हैव नहीं यूज किया जाता। हैव के साथ या तो नाउन आएगा, जैसे हैव ब्रेड, हैव मिल्क, हैव मिल्क मीन्स हैव ड्रिंक मिल्क, हैव टी ड्रिंक टी, हैव फन टेक फन, एंजॉय फन। तो इस तरह से यहाँ बी वर्ब आएगी ना कि हैव आएगी, तो इसलिए क्लेम्ड टू बी ट्वाइस हो जाएगा, टू बी ट्वाइस एज पावरफुल हो जाएगा, ना कि टू हैव ट्वाइस एज पावरफुल। तो हमको यहाँ बी वर्ब की जरूरत है, क्लेम्ड टू बी ट्वाइस एज पावरफुल। 22nd सेंटेंस, अ स्पैरो हैज मेड अ नेस्ट इन कैशोज हाउस। तो यहाँ अ स्पैरो हैज मेड अ नेस्ट, जब यहाँ परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा है, परफेक्ट टेंस जब होता है तो इसका मतलब है कि आगे हम जो भी कुछ पढ़ेंगे इस घटना के बाद हुई चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अ स्पैरो हैज मेड अ नेस्ट इन केशोज हाउस एंड हैड लेड एग्स। तो ये तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हैड लेड। हैड लेड का मतलब है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि मतलब ये जो घटना है इससे पहले कोई घटना घटी, तो हैज मेड तो यहाँ अपने आप खत्म हो जाता है। बोथ, अब यहाँ पे देखिए
अ स्पैरो हैज मेड अ नेस्ट इन केशोज हाउस एंड हैड लेड एग्स। हाँ, तो जब यहां हैड आ गया तो यहां भी क्या आएगा, अ स्पैरो हैड मेड अ नेस्ट। तो चूंकि एंड से जुड़ा हुआ है, जब एंड से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर इधर हैड लेड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस आया है तो इधर भी कौन सा आएगा, इधर भी पास्ट परफेक्ट टेंस ही आएगा। और इसलिए स्पैरो हैड मेड, क्योंकि आगे भी देखिए क्या है, बोथ हैड लेड एग्स, ठीक है। इसके बाद फिर बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्याम वॉच्ड। तो ये एक्चुअली क्या है कि मतलब उनके घर में उसने वॉच्ड द नेस्ट फॉर आज एवरी डे। तो यानी कि जब उसने एग ले करने का काम हुआ उसके बाद इन्होंने उसको वॉच किया एवरीडे, नेस्ट को और बर्ड को जो भी था, तो उसको इन्होंने वॉच किया। तो वॉच किया उसी को जब हम पास्ट टेंस में कह रहे हैं, इसी को हम सिंपल पास्ट में कह रहे हैं, तो इसका मतलब है इस एक्टिविटी को तो हमको पास्ट परफेक्ट में कहना ही होगा। और जब ये इस एक्टिविटी को पास्ट परफेक्ट में कहना होगा तो इससे भी पहले ये काम हुआ है नेस्ट रखने का, तो इसको भी हमको किस में कहना होगा, इसको भी हमको पास्ट परफेक्ट में ही कहना होगा। तो इसलिए अ स्पैरो हैड मेड अ नेस्ट इन केशोज हाउस एंड हैड लेड एग्स। तो इस तरह से यहां हैड मेड आएगा 22nd क्वेश्चन नंबर 22 के पार्ट ए में हैज मेड की जगह पर हैड मेड आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, whatever may be the origin of speech। स्पीच की ओरिजिन कुछ भी हो, यानी ओरिजिन का मूल कुछ भी हो, कहीं से भी भाषण देने की कला या बोलने की कला, बातचीत करने की कला, उसको भी स्पीच कहते हैं, तो वह कहीं से भी आई हो। वी कैन बी सर्टन दैट, हम ये यहाँ निश्चित हो सकते हैं, दैट मैन डिड नॉट। अब यहाँ देखिए जब डिड नॉट आ गया तो यहाँ है बिगेन, तो ये बिगेन यहाँ पर हजम नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, डिड नॉट के बाद कौन सी फॉर्म आती है, डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, ना कि सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो ये थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आती है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड नॉट बिगिन होगा। इट फ्यू whatever may be the origin of speech we can be certain। चूंकि ये प्रेजेंट में है तो इसके बाद आगे हालांकि इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, बी सर्टन दैट मैन डिड नॉट बिगिन, तो यहां बिगिन आएगा ना कि बिगेन आएगा। टू फील द नीड टू स्पीक अंटिल ही बिगेन, तो यहां भी सेकंड फॉर्म आई है यानी पास्ट में आया है, तो इसलिए यहां बिगिन होगा, डिड नॉट बिगिन। तो 23rd में पार्ट 23rd सेंटेंस में या क्वेश्चन में पार्ट बी में आपका बिगेन की जगह बिगिन हो जाएगा। 24th, he gave me all the details of when he had visited all the temples while he, तो यहाँ देखिए he had visited all the temples यहाँ पर आया है, यानी पास्ट परफेक्ट की बात है, तो इसलिए while he will be going, तो he will be going तो फ्यूचर की बात हो गई, तो एक साथ फ्यूचर और पास्ट एक साथ नहीं आ सकता, तो इसलिए यहाँ क्या है, जब इसने ये घूमा, यहाँ पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ मतलब यहाँ जो मैं कह रहा हूं तो यहाँ का मतलब है कि पार्ट सी में क्या होगा, तो पार्ट सी में हो जाएगा विल हैव व्हाइल ही हैड गॉन on official tour he gave me the details of when he had visited all the temples, उसने मुझे सारी डिटेल्स दिए वह कब सारी टेम्पल्स में घूमा था या घूम चुका था। while he had gone on the official tour, मतलब वो ऑफिशियल टूर पर गया था, लेकिन वो कब जो उसने टेम्पल्स वगैरह में विजिट किया वो सारी चीज मुझे बता चुका था, तो इसलिए while he had gone on ये कहा जाएगा, while he had gone on ऑफिशियल टूर ये कहा जाएगा, ना कि while he will be का मतलब है कि वो जा रहा होगा, इधर हैड पास्ट का हो गया, तो इसलिए इसका कोई मेल नहीं खाएगा, तो while he had gone on ऑफिशियल टूर यह सेंटेंस होगा, यही करेक्शन होगा, यानी 24th सेंटेंस के पार्ट सी में विल बी गोइंग की जगह while he had gone ये करेक्शन किया जाएगा, विल बी गोइंग की जगह हैड गॉन आ जाएगा।
25th sentence, just before the demonstration started, the police arrived at the site. Arrive, यहाँ पर देखिए demonstration started, पार्ट ए में है demonstration started, यहाँ पार्ट ए में है demonstration started, तो the police, अब यहाँ अराइव है, तो जब यहाँ स्टार्टेड है, पास्ट है, तो यहाँ भी क्या होगा और क्या होना चाहिए, यहाँ भी पास्ट होना चाहिए. सो द पुलिस अराइव्ड एट द साइट, ये हो जाएगा यहाँ, द पुलिस अराइव्ड एट द साइट एज इफ दे हैड रिसीव्ड इंफॉर्मेशन. तो द पुलिस अराइव्ड हो जाएगा यहाँ. दिस इज द करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस. ये लास्ट सेंटेंस था. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज टुडे. एंड अब इसके बाद आपको टेंसेस की एक्सरसाइज बस यहीं पर है. हालांकि इसमें अभी एक एक्सरसाइज और भी है इसके बाद में, लेकिन ये एक्सरसाइज मैं यहीं तक आपको दे सकूंगा. इसके बाद अब वर्ब की एक्सरसाइज अब कल से हम आपको दूसरे टॉपिक में, जो क्योंकि इसके बाद वर्ब का टॉपिक हुआ है, वर्ब के लिए मैं ग्रामर वगैरह दे चुका हूं, तो अब वर्ब का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसकी आपको स्पॉटिंग एरर के लिए एक्सरसाइजेस देंगे. तब तक के लिए थैंक यू. दैट्स ऑल. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक वर्ब, spotting errors based on topic verbs.